बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिब्बे यूनानी या यूनानी पेथी का जब कभी तस्करा किया जाएगा तो ये तस्करा एक आदमी के नाम के बगैर अधूरा है। वो आदमी एक हाफिज कुरान है, वो एक फ्रीडम फाइटर है, वो एक सियासतदान है और वो दुनिया के सबसे बेहतरीन हकीमों में से एक हकीम है और वो आदमी मसीहुल मुल्क है। तारीख तिब के इस पहले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हकीम मोहम्मद अजमल खान के बारे में। हिंदुस्तान में तिब्बी यूनानी से मुतालिक वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, लेकिन दो खानदान ऐसे हैं कि जिनके एहसानात तिब्बी यूनानी कभी फरामोश नहीं कर सकती। पहला खानदान खानदान शरीफी है जिसका ताल्लुक दिल्ली से है और दूसरा खानदान खानदान अजीजी है जिसका ताल्लुक लखनऊ से है। मसीहुल मुल्क हकीम मोहम्मद अजमल खान का ताल्लुक खानदान शरीफी से था। इनके दादा हकीम मोहम्मद शरीफ खान वो भी एक बेहतरीन हकीम थे और इनके वालिद हकीम महमूद खान वो भी अपने वक्त के एक सबसे अच्छे हकीम हुआ करते थे। चुनांचे हम देखते हैं कि हकीम मोहम्मद अजमल खान ने तिब की तालीम अपने खानदान से ही हासिल की थी। हकीम अजमल खान की पैदाइश 11 फरवरी 1868 को हुई। इब्तदाई तालीम उन्होंने अपने घर पर ही हासिल की। सबसे पहले उनको उर्दू की बुनियादी तालीम घर ही पर दी गई, उसके बाद उनको हिफ्ज़ कुरान कराया गया। इनका हाफिजा बताया जाता है कि बहुत अच्छा था, इसलिए बहुत कम अरसे के अंदर इन्होंने मुकम्मल कुरान को हिफ्ज़ कर लिया था। उसके बाद इनको कुछ असातिज़ा के जरिए से अरबी और फारसी की तालीम दी गई और फिर सबसे आखिर में जब इनकी तालीम मुकम्मल हो गई तो इनके वालिद ने इनको तिब की तालीम देने का बेड़ा उठाया और फिर हकीम मोहम्मद अजमल खान ने अपने वालिद से तिब्बे यूनानी के बारे में तालीम हासिल की और देखते ही देखते ये बेहतरीन हकीम बन गए। लेकिन इनकी तालीम का शौक बहुत ज्यादा था, बचपन से इनको बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने का शौक था। इसलिए तारीख की किताबों में ये बात दर्ज है कि तालीम मुकम्मल होने के बावजूद भी ये देर रात तक की मुख्तलिफ किताबों का मुताला किया करते थे। खास तौर से तिब्बी यूनानी से मुतालिक ऐसी किताबों के हमेशा सर्च के अंदर रहते थे, उनकी खोज के अंदर रहते थे कि जो अभी शाये होना बाकी है और जो शाये हो चुकी है, इन सब किताबों को ये अपने पास जमा करते और उन किताबों का देर रात तक के मुताला करते रहते थे और इसीलिए हम देखते हैं कि तिब्बी यूनानी के ऊपर इनकी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत है। हकीम अजमल खान की जिंदगी को मुकम्मल तौर पर अगर देखना है तो इनको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इनके तिब्बी कारनामे हैं, नंबर 2 पर इनके सियासी कारनामे हैं और नंबर 3 पर इनके इल्मी और तहकीकी काम है। तो हम एक एक करके इनके अलग अलग कारनामों को यहाँ पर आपके सामने रखेंगे। उससे आपका अंदाजा होगा कि हकीम अजमल खान कितनी बड़ी शख्सियत थी। हकीम अजमल खान का अपना एक दवाखाना हुआ करता था जिसमें हिंदुस्तान भर से लोग इलाज के लिए आया करते थे। हर वक्त इनके दवाखाने के अंदर लोगों की भीड़ लगी रहती थी क्योंकि इनके दवाखाने के अंदर बेहतरीन किस्म की दवाएं बहुत ही कम दामों के अंदर लोगों को मिल जाया करती थी और लोगों का बेहतरीन किस्म का इलाज वहां पर किया जाता था। बड़ी सी बड़ी बीमारियों का इलाज बहुत महारत के साथ में हकीम साहब किया करते थे। इन्होंने अपने तजुर्बात की निचोड़ के तौर पर अपने साथ ये हमेशा एक किट रखा करते थे जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह की मेडिकल किट उनके पास हुआ करती थी। ये एक तरह का चलता फिरता दवाखाना हुआ करता था जिसमें मुख्तलिफ किस्म की दवाएं रखी जाती थी, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की और दीगर चीजें रखी जाती थी जिससे बर वक्त किसी का भी इलाज किया जा सकता था। इस किट को हकीम अजमल खान हमेशा अपने पास में रखा करते थे और ये इनका सालों का तजुर्बा ये एक निचोड़ के जरिए से उन्होंने इस किट के अंदर उसको समो दिया था। हकीम अजमल खान कितने बड़े हकीम थे और उनकी तिब्बी महारत क्या थी, कैसी थी, इसके बारे में सिर्फ 2 वाकयात आप लोगों के सामने रखूंगा। पहला वाकया लंदन का है। एक मरतबा हकीम अजमल खान लंदन दौरे पर गए हुए थे। वहां पर उनके एक दोस्त ने उनको अपने दवाखाने में आने की दावत दी। जब हकीम साहब दवाखाने में पहुंचे तो वहां पर एक डॉक्टर कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था और पढ़ाते वक्त वो एक मरीज का डेमो उनको दे रहा था और डेमो देते वक्त वो स्टूडेंट्स को ये बता रहा था कि ये जो मरीज है तो ये वर्म मिरारा यानी कोलेसिस्टाइटिस का पेशेंट है। हकीम अजमल खान ने उस पेशेंट को चेक किया, उसकी नब्ज देखी और डॉक्टर को बताया कि ये कोलेसिस्टाइटिस यानी वर्म मिरारा का पेशेंट नहीं बल्कि इसके आंतों के पहले हिस्से के अंदर जख्म हो गए हैं यानी इसको अल्सर है। वो डॉक्टर हकीम साहब की बात को सुनकर हंस देता है और कहता है कि कल सुबह इस मरीज का ऑपरेशन होने वाला है, आप वहां पर आ जाइए, यूनानी पैथी और एलोपैथी दोनों का मुकाबला हो जाएगा।
चुनांचे दूसरे दिन उस पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है और फिर सब लोग ये बात देखकर हैरत में पड़ जाते हैं कि उस पेशेंट को वाकई आंतों के पहले हिस्से के अंदर जख्मों की शिकायत थी। इसी तरह का एक दूसरा वाकया पेरिस का है। हकीम साहब एक मरतबा पेरिस दौरे पर गए हुए थे। वहां पर एक मरीजा उनसे आकर मिलती है जिसको एक अजीब किस्म की बीमारी लग गई थी। बीमारी ये थी कि उसकी दोनों टांगे बहुत ज्यादा सुकड़ गई थी और उसके पेट में हमेशा दर्द हुआ करता था। उस मरीजा के कई एक्सरेस किए गए, बहुत बड़े बड़े किस्म के डॉक्टर्स ने उसका मुआयना किया, लेकिन कोई भी उसकी तशखीस नहीं कर सका। हकीम साहब ने उससे मुख्तसर हिस्ट्री ली और फिर उस हिस्ट्री के अंदर उस औरत ने उनको बताया कि वो घुड़सवारी के आदी है, उसको घुड़सवारी करना पसंद है। हकीम साहब ने उसको घुड़सवारी करने से मना कर दिया और उसको 1 हफ्ते की दवा दी। 1 हफ्ते के बाद में वो मरीजा इस लायक हो गई कि वो अपने पैरों पर खुद से चल फिर सकती थी। जब लोगों ने उनसे दरियाफ्त किया कि ऐसा कैसे हो गया, तो हकीम साहब ने कहा कि असल बीमारी तो उसके पैरों में थी नहीं, बल्कि उसके आंतों के अंदर घुड़सवारी की वजह से बल पड़ गए थे। घुड़सवारी रोकने की वजह से अब उसके आंतों के बल खुद ब खुद खुल गए और इस तरह से वो मरीजा पूरी तरह से अच्छी हो गई। एक बेहतरीन डॉक्टर, एक बेहतरीन हकीम होने के साथ साथ हकीम साहब एक बेहतरीन सियासतदान भी थे। हकीम साहब की सियासत कैसी हुआ करती थी, वो लोगों के लिए कैसी खिदमत अंजाम दिया करते थे, इसके बारे में 2-3 चीजें आप लोगों के सामने रखते हैं। नंबर 1 पर तो यही है कि हकीम साहब एक फ्रीडम फाइटर थे, जंग आजादी के फौजी थे। वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के साथ में मिलकर जंग आजादी के अंदर हिस्सा लिया करते थे। उसी के साथ साथ हकीम साहब मुस्लिम लीग के एक एक्टिव मेंबर भी हुआ करते थे और मुस्लिम लीग के नायब सदर भी रह चुके थे। उसी के साथ साथ हकीम साहब खिलाफत मूवमेंट और उसके बाद में तहरीक अदम मवालात इसका भी हिस्सा रह चुके थे। फिर उसके बाद जब महात्मा गांधी से और पंडित जवाहरलाल नेहरू से इनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा गहरे हो गए तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। सियासत में रहते हुए हकीम साहब की हमेशा से ये कोशिश रही थी कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू और मुस्लिम हमेशा एक साथ मिलजुल कर रहे, उनके दरमियान के जो इख्तिलाफात हैं वो खत्म हो, और इसके लिए हकीम साहब हमेशा कोशिश किया करते थे। एक मरतबा हकीम साहब ने यहां तक के लोगों को यह भी कह दिया था कि कुर्बानी के वक्त गाय की कुर्बानी न की जाए, ताकि हिंदू और मुस्लिम के अंदर जो इत्तेहाद है तो वो बरकरार रहे और हिंदू और मुस्लिम का इख्तिलाफात जो है वो और ज्यादा न बढ़े। जब सियासत की बात हो रही है तो हकीम साहब के बारे में ये बताना भी जरूरी है कि अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से हकीम साहब को 2 खिताब दिए गए थे। पहला खिताब कैसर हिंद और दूसरा हाजिकुल मुल्क का था। लेकिन हकीम साहब ने जैसे ही जंग आजादी के अंदर हिस्सा लिया तो उन्होंने एहतजाज के तौर पर अपने इन दोनों खिताबों को अंग्रेजी हुकूमत को वापस कर दिया। हकीम साहब की सियासत से रिलेटेड 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों के सामने रखता हूं। पहला फैक्ट यह है कि हकीम साहब हिंदुस्तान भर के वो पहले मुस्लिम और वो अकेले मुस्लिम हैं जिन्होंने हिंदू महासभा के एक सेशन की सदारत की थी। ये अकेले आज तक के किसी और मुस्लिम ने हिंदू महासभा के किसी भी सेशन की कभी भी सदारत नहीं की, लेकिन हकीम साहब वो वाहिद मुस्लिम थे जिन्होंने हिंदू महासभा के एक सेशन की सदारत भी की थी। उसी के साथ साथ हकीम साहब के बारे में ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हकीम साहब पूरे हिंदुस्तान भर से वो अकेले शख्स है कि जिनको अलग अलग वक्तों में खिलाफत मूवमेंट, उसी के साथ मुस्लिम लीग और फिर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदारत के लिए नामजद किया गया था। इनके अलावा पूरे हिंदुस्तान से कोई और इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको इन तीनों की सदारत के लिए कभी भी नामजद किया गया हो। इन दोनों फैक्ट्स से हमें ये बात मालूम होती है कि हकीम साहब न सिर्फ मुस्लिम्स में बल्कि हिंदुओं के अंदर भी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी रखते थे। उनको हिंदू समाज के अंदर भी बहुत ज्यादा इज्जत की निगाह से देखा जाता था और इसीलिए हम आज भी देखते हैं कि हकीम अजमल खान पूरे हिंदुस्तान भर के दिलों के अंदर बसते हैं। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, हर कोई हकीम अजमल खान को इज्जत की निगाह से देखता है। अब आइए हकीम अजमल खान के इल्मी और तहकीकी कारनामों के बारे में कुछ बात करते हैं। तो हकीम अजमल खान के इल्मी और तहकीकी काम पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर मशहूर है। इन्होंने बड़े बड़े इदारों का कयाम किया और बेहतरीन किस्म के इल्मी और तहकीकी काम इन्होंने अंजाम दिए। इनके जरिए से बेहतरीन किस्म की रिसर्चेस करवाई गई और बेहतरीन किस्म के प्लेटफॉर्म्स यूनानीपैथी के लिए और आयुर्वेदा के लिए फराहम किए गए। हकीम अजमल खान का सबसे पहला कारनामा यह है कि उन्होंने एक इल्मी और तहकीकी इदारे का कयाम किया। हालांकि इस इदारे का कयाम उनके भाई अब्दुल मजीद खान के जरिए से किया गया था, लेकिन हकीम साहब ने इसके अंदर एक नई रूह फूंक दी थी।
इसके एक बुलंदियों के ऊपर लेकर गए थे, तरक्की इसको बहुत ज्यादा करवाई थी और इसकी पॉपुलैरिटी के अंदर हकीम साहब ने बहुत ज्यादा इजाफा करवाया था। और इसीलिए आज तक के इस इदारे को हकीम अजमल खान के नाम से ही मंसूब किया जाता है और यही कहा जाता है कि इस इदारे का कयाम हकीम अजमल खान ने किया था। तो हकीम अजमल खान ने इस इदारे का कयाम किया और इसकी पॉपुलैरिटी को आम करने के लिए, अवाम में इसकी मकबूलियत बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट की कि इस इदारे का इफ्तिताह महात्मा गांधी अपने हाथों से करे। चुनांचे महात्मा गांधी के हाथों से इस इदारे का इफ्तिताह किया गया। उसी के साथ गवर्नमेंट से सपोर्ट हासिल करने के लिए हकीम अजमल खान ने उस वक्त के वायसराय से यह दरखास्त की कि उस इदारे का संग बुनियाद वही रखे। इसीलिए उस इदारे का संग बुनियाद उस वक्त के वायसराय के जरिए से रखा गया था। हकीम अजमल खान न सिर्फ यूनानी पैथी के लिए बल्कि आयुर्वेद के लिए भी बहुत ज्यादा कोशिशें करते थे। आयुर्वेद की तरक्की देने के लिए भी ये बेहतरीन किस्म के कारनामे अंजाम दिया करते थे और इसीलिए हकीम अजमल खान ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें वैद्य और हकीम दोनों मिलकर एक साथ काम करें और यूनानी और आयुर्वेदा दोनों के अंदर अलग अलग किस्म की रिसर्चेस करें और साथ ही साथ इन दोनों पैथीज को तरक्की बख्शे। वैद्य और हकीमों के इत्तेहाद को बढ़ाने की खातिर ही हकीम अजमल खान ने आयुर्वेद एंड तिब्बी कॉलेज की बुनियाद डाली, जिसकी बुनियाद उन्होंने 1906 के अंदर डाली थी। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि जिसके जरिए से हकीम अजमल खान ने हकीमों को और वैद्यों को एक जगह जमा कर दिया था। ये कॉलेज उसके बाद में ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस के तौर पर अपने काम अंजाम देता रहा है। हकीम साहब ने लोगों के इलाज और मुआवजे के लिए एक और दवाखाने का कयाम किया था जिसे हिंदुस्तानी दवाखाना कहा जाता था। इस दवाखाने की शोहरत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हकीम अजमल खान की जिंदगी में ही इस दवाखाने की इनकम 2 लाख से ज्यादा हो गई थी और इस दवाखाने की इनकम उस वक्त के हिसाब से अगर इमेजिन की जाए तो ये बहुत बड़ी रकम होती है। तो हकीम अजमल खान की जिंदगी में ही इस दवाखाने को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी, बहुत ज्यादा शोहरत हासिल हो गई थी। जो लोग हिंदुस्तान के यूनानी कॉलेजेस से वाकफियत रखते हैं उन्होंने करोल बाग के कॉलेज का नाम जरूर सुना होगा। तो करोल बाग का जो कॉलेज है वो भी हकीम अजमल खान की ही यादगार है। इन सब कामों के अलावा हकीम अजमल खान कुछ इल्मी काम भी किया करते थे। तो चुनांचे दक्कन रिव्यू के अंदर अबू अली सीना के ऊपर हकीम अजमल खान के बहुत सारे मकालात शाये हुए हैं। हकीम अजमल खान ने 2-3 किताबें लिखी हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा मशहूर एक किताब है जिसे हाजिक कहा जाता है। उस किताब का नाम हाजिक है। हाजिक किताब के अंदर हकीम अजमल खान ने मुख्तलिफ बीमारियों का तस्करा किया है, उनके असबाब बताए हैं, अलामात बताए हैं और फिर उनके इलाज भी बताए हैं और साथ में परहेज भी बताए हैं, ग़िज़ाएं भी बताए हैं। साथ ही साथ उन्होंने हर बीमारी से पहले उस बीमारी से ताल्लुक रखने वाले आज़ा की मुख्तसर तशरीह भी उस किताब के अंदर कर दी है। तो हकीम अजमल खान की किताब हाजिक बहुत ज्यादा मशहूर मारूफ है। हकीम अजमल खान की शोहरत, उनकी मकबूलियत और लोगों की उनसे मोहब्बत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हर साल 11 फरवरी को हकीम अजमल खान की यौम पैदाइश के मौके पर यौम यूनानी, वर्ल्ड यूनानी डे भी मनाया जाता है। इतने सारे कारनामे अंजाम देने के बाद हकीम अजमल खान हम सबको छोड़कर चले जाते हैं। 29 दिसंबर 1927 को हकीम अजमल खान का दिल की एक बीमारी की वजह से इंतकाल हो जाता है और फिर पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर कोहराम मच जाता है। यूनानी पैथी यतीम हो जाती है, हुक्मा यतीम हो जाते हैं और हकीम अजमल खान हम सबको छोड़कर चले जाते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो आपको नई मालूमात फराहम करता होगा। हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने उन दोस्तों तक के इस चैनल को जरूर पहुंचाएं जो BUMS कर रहे हैं, ताकि उनकी मालूमात के अंदर इजाफा हो और सब्जेक्ट की पढ़ाई करना उनके लिए आसान हो। हमने आपकी सहूलत के लिए व्हाट्सएप पर एक ग्रुप भी बनाए हैं जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये ग्रुप बनाने का हमारा मकसद यही है कि आपको हम अपडेट्स देते रहें और साथ ही साथ इन लेक्चर्स के अंदर आपको जो कुछ भी परेशानी हो रही है, जो डाउट्स आपको आ रहे हैं, तो आप उस ग्रुप के जरिए से उन परेशानियों को हल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।